हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं उच्चतम न्यायालय के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। बच्चा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय को इंग्लिश में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। और आप इस बात को भी भलीभांति जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय हमारे भारत में न्यायिक समीक्षा को मेंटेन करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि जुडिशली पावर को मेंटेन करने के लिए गठित किया गया है, स्थापित किया गया है। और इस बात को आप बड़े ही अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय का भारत के संविधान में जो जिक्र किया गया है वो भाग 5 में किया गया है। और भाग 5 के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि संबंधित हैं किससे, उच्चतम न्यायालय से। और वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं, वो सारी बातें हम पहले भी कई बार कर चुके हैं और आप भी बेहतर तरीके से जानते होंगे। अभी हम इस वीडियो के अंदर उच्चतम न्यायालय के कुछ क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ भी थोड़ा सा मेंटेन हमें करना होता है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें मेरे बच्चे तो ध्यान रखें 124 यानी कि आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 147 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो संबंधित हैं किससे, उच्चतम न्यायालय से। और उच्चतम न्यायालय को आप भली भांति जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। और यही सुप्रीम कोर्ट को भारत का क्या कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय ही कौन सा है, उच्चतम न्यायालय है। और इसे ही सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर समझना हमें यह है कि कैसे कैसे प्रश्न सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय से बन सकते हैं और कैसे कैसे प्रश्नों को हम किस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब बच्चे यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये बात कि उच्चतम न्यायालय के कम से कम हम 20 प्रश्न आज की इस वीडियो में लेकर चलने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इन 20 क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझिएगा। ये 20 प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही ध्यान रखें कि ये जो 20 प्रश्न हैं ये बार बार एग्जामिनर इनको पूछ रहा होता है, उसको बड़े पसंद होते हैं 20 प्रश्न। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। मतलब जो उसका अधिकार क्षेत्र है किसका, उच्चतम न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, उसको बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है। तो बच्चे मैं यहाँ पर आंसर लिखता चलूंगा, इसका आंसर हो जाएगा संसद। किसके पास होता है, संसद के पास होता है, हमारी पार्लियामेंट के पास होता है। आप जानते हैं भारत की एक संसद है जिसके सदस्य आम जनता के द्वारा ही चुनकर प्रत्यक्ष रूप से भेजे जाते हैं, वो भी किसमें, लोकसभा में। ठीक है, किसमें, लोकसभा में। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना के बारे में भी आपसे पूछ सकता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे 28 जनवरी 1950। मैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखता चल रहा हूँ, आप ऑप्शन देख के यहाँ पर नहीं आपको बताना है, मतलब ऑप्शन की यहाँ पर हमने कोई नीड नहीं समझते हुए या ज़रूरत ना समझते हुए सीधे क्वेश्चन टू आंसर लेकर चल रहे हैं। वन लाइनर अप्रोच में आप इसको कह सकते हो। ठीक है बच्चे, अगला प्रश्न देख लो। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो बच्चे इस बात को याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर 33 तो अन्य न्यायाधीश होते हैं यानी कि 33, और एक क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 34 न्यायाधीश हो सकते हैं किसके अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। बात समझ आ गई, बहुत बेहतरीन। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे काम के हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो लाइक शेयर करना आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं, मैं जानता हूँ इस बात को। ठीक, तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बराबर में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा
ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट रूप से मिल जाए। साथ ही बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रखा है, इसके ऑप्शन मैंने नहीं दिए, लेकिन अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी आंसर बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। और अगर आप इनके पीडीएफ को भी देखना चाहते हैं तो वो मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, आपको पीडीएफ कहाँ से मिल जाएगा। समझ रहे? चलिए, प्रश्न कहता है नंबर 4 का कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बच्चे, नियुक्ति जो की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ज्वाइनिंग लेटर देते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है। तो ये जैसे कि अभी हमने देखा कि अधिकार क्षेत्र में बढ़ावा करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति भी किसके पास है मेरे बच्चे, तो ये भी संसद के पास है। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा, पार्लियामेंट हो जाएगा। इसके बाद अगला देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है। मतलब उच्चतम न्यायालय के जितने भी मामले होते हैं उनकी सुनवाई कहाँ होती है, नई दिल्ली में होती है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके अनुमोदन पर वह किसी स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो वो व्यक्ति कौन है, आपसे ये पूछा जा रहा है, किसके अनुमोदन पर सुनवाई कहीं भी हो सकती है। तो भैया ध्यान रखना, वो है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर सुनवाई कहीं भी हो सकती है, सामान्यतः तो दिल्ली में होती है। ठीक, अगला प्रश्न आपसे बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। मतलब कितना मैक्सिमम उनका एज हो जाए जिसके बाद उनको रिटायरमेंट दिया जाएगा। तो बच्चे याद रखेंगे, इनकी जो मैक्सिमम या सेवानिवृत्ति की जो एज होती है वो 65 ईयर होती है, यानी कि 65 वर्ष होती है। बोलो, आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं मतलब ये आपके काम के लग रहे हैं आपको, तो बच्चा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र के अधिकार से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र मतलब उसको अप्लाई करने का जो क्षेत्र है उसके अधिकार से संबंधित है। तो बच्चे इसको याद रखेंगे आप, अनुच्छेद 133, आर्टिकल 133 और 133 यानी कि 133 का क्लॉज फर्स्ट इस बारे में बता रहा होता है। प्रश्न नंबर 9, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कम से कम होनी चाहिए बच्चे 5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब 5 न्यायाधीशों की एक बेंच मिलकर निर्वाचन संबंधी मामलों पर बातचीत कर सकती है, सुनवाई कर सकती है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद से प्रतिपादित किया है कि संविधान का मूल ढांचा क्या हो सकता है। इसके लिए कौन सा वाद फेमस है, कौन सा प्रतिवाद फेमस है जिससे प्रतिपादित हुआ है क्या, मूल ढांचा। तो बच्चे याद रखेंगे, इसे हम कहते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बड़ा ही फेमस ये केस है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध केस है। तो केरल राज्य बनाम केशवानंद भारती। और ये कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 1973 में, 1973 में हुआ था। ठीक है मेरे बच्चे, समझ आ गई बात। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1973 में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, अगले प्रश्न में कहा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय तथा आदेश के पूर्व अवलोकन करने हेतु अधिकृत करता है।
कि सुप्रीम कोर्ट मतलब दोबारा से उसको अवलोकित कर सकता है, रिव्यू कर सकता है ना, रिव्यू इसका मतलब हो जाता है। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 137, आर्टिकल 137। ठीक है मेरे शेर। चलिए अगला प्रश्न, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है मूल संरचना, यानी कि संविधान की जो मूल संरचना है उसका सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो बच्चे इसका सिद्धांत है न्यायिक समीक्षा, मतलब एक जुडिशलरी रिवोल्यूशन होना चाहिए, न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, उसी आधार पर क्या बनना चाहिए? भारत का संविधान बनना चाहिए। बात समझ आ गई? चलिए, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे होता है? तो संविधान की व्याख्या, देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी व्याख्या करने का अंतिम अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा कोर्ट है जो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार रखता है। और बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट भारत में नहीं है। ठीक, और इस बात को भी याद रखें कि अभिलेखों का कोर्ट किसको कहा जाता है? तो अभिलेखों का कोर्ट भी बेटा ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। अभिलेखों का कोर्ट, कोर्ट मतलब न्यायालय है ना, अभिलेखों का यानी कि दस्तावेजों का जो न्यायालय है वो कौन है? तो वो भी सुप्रीम कोर्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर भी सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, चलिए अगला प्रश्न कहता है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? उच्च न्यायालय का मतलब बच्चे यहाँ पर क्या है? हाई कोर्ट है। और उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट है ना। अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? ध्यान रखेंगे मूल अधिकारों के प्रबंधन से संबंधित, फंडामेंटल जो राइट होता है एक मनुष्य का, एक मानव का, अगर कोई इनके मूल अधिकारों का हनन करता है, प्रवर्तन करता है, तो उस प्रवर्तन से संबंधित जितने भी मामले होंगे उन सभी का निपटारा कहाँ होगा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? जाहिर सी बात है, भारतीय संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या करने वाला भी सुप्रीम कोर्ट है और भारतीय संविधान का संरक्षक भी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, अपना उच्च न्यायालय है, ओ सॉरी सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, उच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कि एक दलित हैं, 80 वर्ग या एसटी वर्ग में आते हैं, वो कौन है, उनका नाम क्या है? तो बच्चे याद रखेंगे केजी बालकृष्ण, न्यायमूर्ति हम कह सकते हैं इनको, है ना, न्यायमूर्ति, सम्मान दिया जाता है न्यायमूर्ति कहकर, और इनका नाम क्या हो जाता है? न्यायमूर्ति केजी बालकृष्ण, केजी बालकृष्ण। बोलो बेटा, समझ में आ गई इतनी बात? केजी बालकृष्ण इनका नाम हो जाता है। ठीक है, केजी बालकृष्ण इनका नाम हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है कानूनी मामलों में? तो वो है भारत के राष्ट्रपति, यानी कि हमारे राष्ट्रपति, है ना। कौन है? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह परामर्श ले सकता है किससे? अपना सुझाव तो नहीं कहेंगे, अपने लिए एडवाइस ले सकता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से, उच्चतम न्यायालय से। हमें तुम्हें कोई दिक्कत आएगी तो तुम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाते हैं, खुद से राय ले सकते हैं, माता पिता से राय ले सकते हैं, वही हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट होते हैं, है ना। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो भैया मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाती है आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के माध्यम से। ठीक है, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के माध्यम से। और ध्यान रखेंगे इस बात को कि संविधान निर्माता डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को ही क्या बताया है? आर्टिकल 32 को ही बताया है भारतीय संविधान की आत्मा। बात समझ आ गई? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को बताया है, किस आर्टिकल को बताया है? तो वो कौन सा है? आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 है भारतीय संविधान की
आत्मा, की आत्मा। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए अब आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 19, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था अभी 1-2 दिन के आसपास ही, है ना। और यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि 10 वर्षों तक का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए वकालत करने का, वो भी किसमें, उच्च न्यायालय में। ठीक है, तभी वो क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अगला प्रश्न है कि लोकहित विवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है? बच्चे, लोकहित विवाद का मतलब है पब्लिक, या PIL इसको हम शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, PIL की संकल्पना का जो उद्गम है वो किस देश से हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं अभी थोड़ी देर में तुरंत, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बता देता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस PDF को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इस PDF को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक लिंक आपको दिख रहा होगा गोल गोल घेरे में PDF का, इस लिंक के माध्यम से, यह दिख जाएगा अभी, जस्ट दिखने वाला है ना। इस लिंक के माध्यम से आप क्या कर लेंगे, इस लिंक के माध्यम से इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके अपने पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल से आपको बहुत कुछ कंटेंट दिया जाता है, बहुत कुछ स्टडी मटेरियल दिया जाता है। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको एक तैयारी करने का अच्छा ऑप्शन मिल सके। ठीक, बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, बाकी और भी वीडियोज़ अगर यहाँ पर दिख रही हैं तो उन्हें भी आप क्या कर लेंगे, वॉच कर लेंगे, देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे, बैठेंगे। ठीक है, लोकहित विवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है? तो बच्चे याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि USA से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, USA इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी ये वीडियो देखने को मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये वीडियो आपका रहा था। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेना चाहेंगे विदा। मैं हूं अरुण कुमार, आप देख रहे थे ज्ञान विद अरुण, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।